दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्कैनकास्ट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि कई बार ऐसा होता है कि टेक्नीशियंस का हमको फ़ोन आता है कि सर क्या टूल लेना होगा और कितना इन्वेस्टमेंट जाएगी, क्या जाएगी। तो देखिए, मैं आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग आपको जो बेसिक टूल या हार्डवेयर पे काम करने के लिए जो भी टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कीमत क्या है। तो अगर टोटल की कीमत आप लोग लगाने जाएंगे, जैसे कि आप मेरे पास टेबल पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे इस वक्त वो हर टूल अवेलेबल है जो हमको ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये ही टूल आपको हार्डवेयर पे काम करने के लिए यूज़ होगा। जब आप सॉफ्टवेयर पे करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर पे क्या क्या टूल लगेंगे, यानी सॉफ्टवेयर वाला काम करने के लिए क्या क्या टूल लगेंगे, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ईसीएम रिपेयरिंग का जो प्रोफेशन है, यानी कि जो काम है, उस काम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमको ट्रेनिंग वगैरह ले ली। आजकल ट्रेनिंग मिल जाती है, हम लोग भी ट्रेनिंग चलाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में तो जब भी ईसीएम का रिपेयरिंग का काम करना होता है तो कई बार ये सवाल आता है कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। हार्डवेयर का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है। आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ में ये पूरा का पूरा सेटअप जो आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये सब आपको मिल जाएगा। तो मैं 1 बाय 1 कवर करूंगा और आपको साथ के साथ ये भी दिखाऊंगा कि उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है शॉर्ट में। अगर आपको चाहिए होगा कि आप डिटेल में यूज़ भी बताएं, करेक्ट यूज़, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट्स करना होगा, आपको बताना होगा कि आपको कौन से वाले टूल का जो है सही इस्तेमाल नहीं आता है। वीडियो बना के आपको हम बता देंगे। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल के ऊपर, ये टेबल एक्चुअली मेरा वाइट टेबल है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कलर की मैट लगी हुई है। ये मैट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये एक मैट लगी हुई है। इस मैट को हम कहते हैं ईएसडी मैट, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिस्चार्ज मैट। अब स्टैटिक क्या होता है उसको समझ के ले लेते हैं। ये जो मैट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब आप स्टैटिक सेंसिटिव कंट्रोल बोर्ड्स के ऊपर काम करते हैं तब। अब आप बोलेंगे कि स्टैटिक सेंसिटिव बोर्ड कौन से होते हैं, तो अभी जितने भी बोर्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे नए वाले, यानी 2020 के बाद के BS6 बोल लीजिए, आप जो भी बोलिए, वो सारे के सारे बोर्ड जो हैं वो आपके स्टैटिक सेंसिटिव होते हैं। स्टैटिक मतलब हमारी जो खुद की अंदर की जो हमारे अंदर एक बिजली होती है जिसको हम स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, वो भी बोर्ड को हार्म कर सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको एक मैट चाहिए होता है जिसको हम ESD मैट कहते हैं। ये मैट में क्या होता है कि हम इसका एक अर्थिंग जो है ना वो हम दे देते हैं कहीं पर, और अर्थिंग के बाद में आप जब काम कर रहे हैं तो आपको ये वाली बेल्ट को हाथ में पहन के अपने काम करना होता है, जिससे कि आपकी बॉडी की जो स्टैटिक है ये इस तरीके से टाइट हो जाता है। तो मैं, हाँ जी, ये मैंने टाई कर लिया। एक बार ये मैंने टाई कर लिया, इसके बाद में मेरी बॉडी की जो भी स्टैटिक एनर्जी होगी वो इस बेल्ट के ज़रिए यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है मेरे मैट के साथ में। ये मैट को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैट का अर्थिंग मैंने दिया हुआ है। अर्थिंग आप कहीं भी दे सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अर्थ मिल जाए, या लाइट के बोर्ड वगैरह में आप दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अर्थ आपने दे दिया। अब क्या होगा कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी डायरेक्टली आपके अर्थिंग में। तो आपकी बॉडी के जो स्टैटिक एनर्जी है वो इसको, आपके बोर्ड को ख़राब नहीं होने देगी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी स्टैटिक सेंसिटिव बोर्ड्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप, हमको जनरली क्या होता है ना, छू के देखने की आदत होती है कि 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि आईसी आपकी गर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जब आप चेक कर रहे हैं उस वक्त अगर आपके बॉडी के अंदर स्टैटिक एनर्जी है तो वो अगर आपने पिन पे टच कर दिया तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इसी वजह से ये हमको पहन के बैठना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है ये जो मैट आपको दिखाई दे रही है, इसको हम सिलिकॉन मैट कहते हैं। ब्लू कलर की मैट है ये। इसमें क्या होता है, इसके हमको एक तो ये भी हमारी एंटी स्टैटिक ही होती है, साथ के साथ ये हीट रेसिस्टिव होती है, यानी इसके ऊपर अगर आपका कोई भी गर्म यानी बहुत ज़्यादा हीट ये झेल सकती है मैट। वो साथ ही के साथ ये स्पेशली बनाई जाती है कंपोनेंट वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे नंबर के साथ में ना ये बहुत सारे ऐसे खाने मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने पार्ट्स वगैरह, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको एक सेकंड चीज़ जो है हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी आप टेबल बनाएं कहीं पर भी, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ का जो लाइटिंग सिस्टम है उसका अर्थिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अर्थिंग सही नहीं होगा तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ती है जो हमारा
होता है हीट ब्लोअर गन। अब हीटर गन बोलते हैं हम इसको, या ब्लोअर गन बोलते हैं। ये ब्लोअर गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको जब आईसी को डी शोल्डरिंग करना होता है, तो डी शोल्डरिंग करने के लिए ये हमारा ब्लोअर गन यूज़ होता है। ये मैंने यहाँ पे मैक्स का लिया हुआ है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बढ़िया वाला जो भी मिल जाए। सस्ते में सस्ता ये 1800 से 1900 रुपये से स्टार्ट होता है, और ये जा सकता है 18-20 हज़ार रुपये तक। जैसा आपका बजट हो आप वैसा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो आता है ईसीएम रिपेयरिंग के लिए, वो होता है हमारा शोल्डरिंग आयरन। शोल्डरिंग आयरन जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो रिकमेंडेड भी होता है हमारी तरफ से। अगर आप पूछेंगे तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसा वाला लीजिए जिसमें हीट को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि हमारे बोर्ड के ऊपर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं, और उनके डी शोल्डरिंग और शोल्डरिंग के लिए जो टेम्परेचर यूज़ करना होता है ना, वो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है। अगर आपने कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो बाकी के कंपोनेंट और ट्रैक खराब होने के भी चांसेस होते हैं, जो कि आप जनरली पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये वाला, जो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाला हमको ज़रूरत पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हीट कंट्रोल यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सकते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। इसके बाद में ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टूल आता है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब आप बोर्ड पे रेजिस्टर चेक कर रहे होते हैं तो रेजिस्टर की वैल्यू आपको करेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही के साथ हम जब काम करते हैं तो उस वक्त आपके पास में हैंड ग्लव्स होना ज़रूरी है। जब भी आप शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग हार्डवेयर वाला काम कर रहे हैं तो आपके पास में हीट रेसिस्टिव हैंड ग्लव्स होना चाहिए, यानी कि वो टेम्परेचर को झेलना आना चाहिए उनको। अगर वो नहीं झेल पाएंगे तो आपको भी हार्म होने का चांस हो जाता है, ओके। इसके बाद ईसीएम को खोलने के लिए हमको चाहिए होता है एक रैचेट सेट। आप कोई भी नॉर्मल रैचेट सेट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में मेगा का एक है, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। 48 पीस का रैचेट सेट आता है। इसमें ऑलमोस्ट 99% ईसीएम के जो स्क्रूज है वो हमारे खुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इस्तेमाल करते हैं ईसीएम को खोलने के लिए बाकी के जो हमारे टूल आते हैं। तो ईसीएम को खोलने के लिए भी ये हमारा एक टूल होता है जो हम यूज़ करते हैं ईसीएम को खोलने के लिए। इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि ये जो है ना, एक तो बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ आता है, यानी ये मुड़ता नहीं, टूटता नहीं है। साथ ही के साथ ये अलग अलग जगह पर कोने में हमको पेनिट्रेट करने के लिए आसान करता है। इसको हम लोग ओपनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एक छोटा सा हम लोग आईसी को होल्ड करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे चिमटा है। 2 तरीके के चिमटे हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक चिमटा है हमारा ये वाला, और एक चिमटा हमारा दूसरा होता है जो कि बैंड वाला होता है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला हो गया हमारा, इसको हम आईसी को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक ब्रश। अब ब्रश के साथ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक है आपका शोल्डरिंग आयरन, शोल्डरिंग आयरन का शोल्डरिंग वायर, इसको शोल्डरिंग वायर कहते हैं। तो ये जब भी हम लोगों को शोल्डरिंग करनी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सब कंज्यूमेबल है। आपने ये सब जो देखा, ये छोटे छोटे पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कंज्यूमेबल होते हैं। इसी के साथ साथ आ जाता है आपका डी शोल्डरिंग वायर, या इसको डी शोल्डरिंग विग भी कहते हैं। तो डी शोल्डरिंग विग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैक को क्लीन कर रहे होते हैं या डी शोल्डरिंग कर रहे होते हैं पिन आउट्स को, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सही क्वालिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो आप ट्रैक भी ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया हुआ है ये नॉर्मली आता है, सीके कपूर कोई कंपनी है उनका आता है, बहुत सस्ता है, मगर ये बहुत इफेक्टिव है। हमने इसके पहले और भी अच्छे महंगे भी इस्तेमाल किए, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये आता है अराउंड 40 या 50 रुपये के आसपास। तो ये हमको ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ एक चीज़ कंज्यूमेबल में ऐड होती है, वो होती है हमारा फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे ना हम ट्यूब फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। अब ट्यूब फ्लक्स यानी इंजेक्शन टाइप ऑफ फ्लक्स हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है ना कि फ्लक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्डवेयर पे काम करते वक्त, शोल्डरिंग और डी शोल्डरिंग के टाइम पे। लेकिन ये ज़्यादा होना भी सही नहीं है और कम होना भी सही नहीं है। आपको इंजेक्शन क्या पावर देता है? इंजेक्शन आपको पावर देता है कि आप जहाँ पर ये यूज़ होना है वहीं पे उतने ही इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा होने का चांस तभी है जब आप ज़्यादा गलती से डाल देते हैं। तो अब नॉर्मली क्या है, वो जो डब्बी वाला आता है, डब्बी वाले में प्रॉब्लम क्या होती है कि डब्बी वाला आप उठाते हैं, कितना उठाते हैं, क्या होता है, उससे तकलीफ हो जाती है। ये देखिए जो सबसे बढ़िया कंपनी है एमटेक, उसका आता है ट्यूब। ये ट्यूब जो है 20 रुपये का एक मिलता है, और आप अगर हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं तो आपका ये 10-15 हार्डवेयर पे काम करते वक्त भी 10-15 ईसीएम तक आराम से चल जाएगा। इतना ज़्यादा यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता क्योंकि ये ट्यूब में है, इस कारण से।
ये इंजेक्शन का इसका पूरा असेंबली आती है जिसके आगे नोज़ल वगैरह सब आता है इसके, तो वो एक चीज़ हमको इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद पीसीबी पे काम करते वक्त हमको ज़रूरी होता है एक पीसीबी स्टैंड। पीसीबी स्टैंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीसीबी को जब हम शोल्डरिंग या डी शोल्डरिंग कर रहे हैं तो उस दौरान ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिल जाएगा तो हमारे हाथ से कोई गलती हो सकती है, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है और साथ ही के साथ हम बोर्ड को डैमेज कर सकते हैं। तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा पीसीबी स्टैंड। आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, आपको ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर ये होना ज़रूरी है। तो इसको बस सिंपली आप इस तरह से होल्ड करके जो भी आपका बोर्ड है उससे आप इसको टाइट कर दीजिए एंड उसके बाद में आपको जो भी डी शोल्डरिंग करनी है वो आप आराम से यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये आता है आपका पीसीबी बोर्ड, ये आपके पास में होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ अब ये हो गया हार्डवेयर। तो क्लीनिंग के लिए आपके पास में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्लीनर होना ज़रूरी है। WD-40 थिनर को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप खुद सोचिए कि कई बार हमको सिर्फ एक टाका मारने का भी 4,000 रुपये मिल जाते हैं ECM के ऊपर। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगर आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर का काम से आपको इनकम सही नहीं है। इनकम वगैरह सब सही होती है, लेकिन क्या है कि हम लोग जो है ना, हमको पता ही नहीं है कि टूल क्या लेने हैं। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्लीनर। यहाँ पे आपको सारे नाम आते जाएंगे 1 बाय 1, जैसे जैसे मैं कवर करूँगा तो वो लिस्ट आप बना सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरी लिस्ट दे दूंगा, जिससे कि आप लोग बाद में भी ये टूल ले सकते हैं कहीं से भी। मैं कोशिश करूंगा अगर इसका अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का लिंक मिल गया तो वो भी डाल दूंगा, तो अगर आप वहां से ऑर्डर करना चाहें तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये हो गया पूरा हार्डवेयर पे काम करने के लिए। मल्टीमीटर हमारा टेस्टिंग के लिए हो गया, ये हमारा डी शोल्डरिंग के लिए, ये हमारा डी शोल्डरिंग के लिए, ये कंज्यूमेबल्स हो गए जो हमारे यूज़ होने वाले हैं, हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है हैंड ग्लव्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, जब हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं ना, एक आगे की जो टिप है वो कई बार ख़राब हो जाती है। तो ये टिप निकाल के, इसलिए आपके पास में जब भी आप ये ले रहे हैं ना तो एक्स्ट्रा टिप ज़रूर लीजिए। आपकी एक्स्ट्रा टिप होती है, सिंपली आप उसको रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, पूरा का पूरा शोल्डरिंग आयरन आपको चेंज करना नहीं पड़ता। देखिए ये जो शोल्डरिंग आयरन अभी मैंने आपको दिखाया, ये हम यूज़ कर रहे हैं लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए, और रेगुलर, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है और रिपेयरिंग का भी पार्ट है, तो हमारा रेगुलर यूज़ होता है। उसके बाद भी आज तक इसमें खराबी नहीं है। टिप खराब हो जाती है, टिप इसकी 200 रुपये की आती है, नया लेके आके डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है बोर्ड को हमको जब पावर सप्लाई देके चेक करना होता है। हार्डवेयर में तो क्या है कि हार्डवेयर में आपने काम किया, लेकिन जब बात आती है कि अब आपको काम करना है, पावर सप्लाई देके आपको काम करना है, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको पावर सप्लाई देने के बाद में टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो टूल इस्तेमाल होगा, हमको बोर्ड को पावर देने के लिए हम एक यूज़ करते हैं 12 वोल्टेज 1 एम्पियर या 3 एम्पियर का एक अडेप्टर। बहुत सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अब लोग क्या करते हैं ना, जनरली इसके आगे एक ये कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। आगे यहाँ पर हम 2 वायर लगाते हैं और वो 2 वायर को आगे हम शोल्डरिंग कर देते हैं, पावर सप्लाई यानी ग्राउंड और नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम लोग आगे सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग वगैरह होती है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। अब देखिए ये अडेप्टर, अगर आप वायर को डायरेक्ट शोल्डरिंग करेंगे तो कई बार रिस्क होता है शोल्डरिंग में ही बोर्ड ख़राब होने के चांसेस। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, हम लोग इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये रिस्क होता है। तो इसके लिए वायर लगा के हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं, हमने क्या किया है, इसी के साथ में जब वायर लगाया ना, वायर के आगे हमने क्या किया, हमने सिंपली क्रिम्स लगाकर इस तरह से पूरा का पूरा एक केबल बना लिया। अब केबल में क्या होता है, जब मैं इसको पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, अब मुझे ना ये पिन आउट के हिसाब से, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 पॉजिटिव दे दिया, 2 नेगेटिव दे दिया और एक इग्निशन का दे दिया है। तो ये तीनों वायर जो है ना, मैंने यहीं पर अंदर से वायर बना के पूरा कंप्लीट ये केबल एक छोटा सा बना दिया। अब ये लगाने के बाद मैं सिंपली इसको पिन आउट दे देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो मुझे क्या करना होता है, मुझे सिंपली मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव को मैंने, जैसे कि मेरा 17 से 55 है, तो यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ये मेरा इग्निशन मैंने लगा दिया इसके अंदर, और गुड टू गो। अब आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, आपको कोई शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमने बनाया हुआ है, जिससे कि हमको जो है ना बहुत आसानी हो गई है और थोड़ा जो है वो कम हो गया है, बस उतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा भी जो है ना बहुत सारे
ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है ओवर द पीरियड जब हम लोग काम करते हैं तब, जिसमें आता है प्रोग्रामिंग टूल या कोडिंग के टूल, आपके की कोडिंग के लिए सेटअप के लिए चाहिए होता है। कैनबॉक्स वगैरह हम लोग खुद बनाना, तो एक वीडियो आएगी जिसमें हम कैनबॉक्स बनाना भी हम लोग सिखाएंगे। आप लोग बताइए कमेंट में कि आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ये सारे बहुत बेसिक से चीज़ें हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक की समझ होती है तो ही आप इस तरीके का सर्किट बना पाते हैं, वरना आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, आपको कीमत बता देता हूँ ये पूरे के पूरे सेटअप की, जो इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप ये पूरा सेटअप लेते हैं तो आपका हार्डवेयर का काम शुरू हो जाएगा, और हार्डवेयर का काम शुरू करने के लिए आपको मात्र खर्चा आएगा, अगर आपने महंगे से महंगा भी लिया तो 15,000 रुपये से ज़्यादा ये खर्च नहीं आता है। ठीक है, वो भी मैं कब बोल रहा हूँ, जब सोल्डरिंग आयरन आपने थोड़ा महंगा ले लिया, हॉट ब्लोअर गन आपने थोड़ा महंगा ले लिया, तो इस तरह से आप ये 2-4 चीज़ों में जितना आप खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको 15,000 तक खर्च आएगा। अदरवाइज ये 12-12,500 रुपये में पूरी किट रेडी हो जाती है। अब ये 12-12,500 रुपये लगाकर भी आप ECM रिपेयरिंग का हार्डवेयर का काम शुरू कर सकते हैं। जब बात आएगी सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर पे आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। उसमें भी आपको हम बताएंगे कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको कैसे ECM रिपेयरिंग का काम शुरू करना है सॉफ्टवेयर के मामले में भी। ठीक है, तो आप में से अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइए नहीं, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।